अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सीढ़ियों पर से आती अजनबी गैर शनासा सी आवाज़ पर वो सब गर्दन घुमाए पीछे देखने लगे। आंखों में वाज़े उलझे गैर शनासाई के तासुरात थे, जिसे मुकाबिल महसूस करते सर झटकते सीढ़ियाँ उतरते मेज़ तक आया। वाइट प्रिंटेड शर्ट के साथ वाइट ही जीन्स और साथ ही मैचिंग जोगर्स, आंखों पर बड़ा सा सफ़ेद चश्मा लगाए वो मुस्कुराते सबके सामने आया। कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रहे हो? दाजान ने नासमझी से उसे सर पाँव घूरते हुए पूछा था, जबकि अलीशे ने दांत पीसते उस बंदर को घूरा जो यूं बिना बुलावे के तमाशा दिखाने आ पहुंचा था। मेरा नाम एहान कासिम मिर्ज़ा है और मैं एक सीनियर आर्मी ऑफिसर हूँ। उसकी संजीदा आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी कि मुलाजमीन में भी सरगोशियाँ होने लगी, जबकि अलीशे ने मुंह खोले हैरानगी से उसे सरता पाँव देखा। झूठा। दिल ही दिल में उसके झूठ पर वो उसे सलवातें सुनाते बुड़बुड़ाई थी। क्या? आप किस वजह से यहाँ आए हैं ऑफिसर? दाजान समेत सब अफराद अपनी जगह से उठे थे। क्या मैं बैठ सकता हूँ? आंखों के सामने इतने शानदार खाने को देख वो खुद से ही कुर्सी खिसकाते बैठते हुए बोला कि अलीशे ने इस ओवर एक्टिंग की दुकान को घूरते उसके पाँव पर पाँव मारा कि वो बिल बिलाते फौरन से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप बैठ जाएं ऑफिसर और बैठकर बताइए कि मामला क्या है। खावर खान ने आर्मी ऑफिसर सुनते ही एहतरामन कहा था कि वो सामने खुद को घूरती अलीशे को गर्दन घुमाए एक नज़र इतराते हुए बैठा। जी आप क्या कह रहे थे ऑफिसर? आप यहाँ पर हमारे घर पर सब खैरियत तो है ना? अब की बार दाजान ने परेशान सी नज़रों से उसे देखकर बात का आगाज़ करते दोबारा से जगह संभाली। मैं यहाँ आया नहीं, भेजा गया हूँ और मुझे यहाँ इज़मार दिलावर खान के कत्ल के सिलसिले में मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा गया है। खावर और दिलावर खान को संजीदगी से देखते वो दाजान से मुखातिब हुआ। क्या इज़मार खान का कत्ल? हल्की सी मध्यम सी सरगोशी हुई थी। वो बमुश्किल कुर्सी संभालते लड़खड़ाते कदमों बैठे, जबकि दिलावर का फक चेहरा देखते खावर खान खुद भी परेशान से दिखने लगे। आपको कोई गलत फहमी हुई है, उसका तो एक्सीडेंट हुआ था। अपनी बात पर डटे हुए वो तस्दीक करते बोले, शायद आप लोग इस बात से अनजान हैं कि उनके कंधे पर दिल के मकाम पर गोली लगी थी। क्या आप सब ने नहीं देखे उनके खून आलूद कपड़े? तो आप सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था वो सब देखकर। आंखों पर टिकाए सफ़ेद मोटे से चश्मे को हाथ से पीछे करते वो तंजन बोला, ऐसी भी क्या बेहोशी? ये तो इन सबको पहले ही मालूम हो जाना चाहिए था। मगर जब इज़मार खान की बॉडी घर आई थी तो उसके कपड़ों पर तो कोई भी धब्बा नहीं था खून का, और अगर ऐसा होता तो गुस्ल के दौरान मालूम पड़ता। खावर को वो मशकूक लगा। कैसी बेतुकी बात थी ये? क्या वो उन्हें बच्चा समझता था जो उसकी बातों में वो आ जाते? ये बात तो आप सब बताएं। आखिर आप सब कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं जो यूं आपको इतनी बड़ी बात मालूम ही नहीं हो सकी? सवालिया नज़रों से सबको देखता वो हाथ मेज़ पर टिका गया। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो ज़रूर किसी वजह से आया हूँ। मुझे आपकी इजाज़त चाहिए खान साहब। बात बदलते वो बहस को रोककर दाजान से मुखातिब हुआ, जबकि नूरा ने पीछे से हाथ रखते खुश्क सांसों से बैठी अलीशे को और खौफजदा कर दिया कि वो अचानक से उछलने लगी, मगर अपने पीछे नूरा की सवालिया परेशान सी नज़रों को देखती वो आंखें दिखाते खामोश रहने का उसको इशारा कर गई। जी कहिए, कैसी इजाज़त चाहिए आपको? इतना बड़ा सच सुनते वो अंदर से लरज़ उठे थे, मगर वो घर के बड़े थे। अगर वही खुद पर ज़ब्त ना पा सकते तो भला कैसे पूरे घर को संभालते? मुझे कुछ दिन यहाँ रहने की इजाज़त चाहिए। अपने नकली नज़र के चश्मे को उतारते वो टिश्यू से उन्हें साफ करते बोला, हम मेहमान खाने में इंतज़ाम करवा देते हैं आपके रहने का। दिलावर खान ने दाजान के बोलने से पहले ही बात काटते गोया साफ इनकार किया था। आखिर कैसे किसी अजनबी को यूं खुल्लम खुल्ला अपने घर में रख लेते वो? मुझे इस घर में से सबूत चाहिए हो ना हो कातिल का ताल्लुक यहीं से जुड़ा है, जब तो आप सबको इस बाबत अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ सका। दिलावर के बाद दाजान को खामोश नज़रों से देखते वो साफ जताते हुए लहजे में बोला था कि उसका यहाँ रहने के पीछे कोई ख़ास मकसद था। ठीक है, आप रह सकते हैं यहाँ, इनके रहने का बंदोबस्त कर दें। एक लंबा सांस भरते वो फैसला कुन लहजे में बोले थे, जबकि दिलावर खान ने माथे पर बल डाले खावर खान को देखते ही कदम बाहर को बढ़ाए, गोया उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया। दाजान ने
سخت نظروں سے خواتین کو اشارہ کیا، جسے دیکھ ملازمین سمیت علیشے بھی ایک منٹ میں غائب ہوئی تھی۔ اب جان کا رخ مقابل کی جانب تھا، جو ان کی ایک ایک حرکت کو آبزرو کر رہا تھا۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، مگر ایک بات کا خیال رہے، یہاں گھر میں خواتین ہیں، اس کے علاوہ ملازمین بھی، وہ سب میرے لیے خاندان کی مانند ہیں، آپ تھوڑا خیال سے رہیے گا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ اسے بہت کچھ باور کروا گئے تھے کہ ایہان نے فوراً سر کو خم دیتے مسکراہٹ پاس کی۔ عابد اپنے مخصوص خانسامہ کو پکارتے وہ چھڑی پر گرفت مضبوط کرنے لگے۔ ایہان کے کان کھڑے ہوئے، بظاہر وہ موبائل پر بزی تھا مگر دل و دماغ سامنے تھا۔ صاحب کے ناشتے پانی کا انتظام کرو، اور آج رات کے لیے خاص دعوت کا انتظام تم کرو گے، بہت خاص مہمان آ رہے ہیں آج۔ خانسامہ کو ہدایت دیتے وہ ایہان کا کندھا تھپکتے اٹھے، جبکہ ایہان کا دماغ خاص مہمان والی بات پر اٹکا تھا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ چٹاخ ایک زوردار سے اچانک سے اس قدر غصے میں وہ صرف ایک تھپڑ ہی رسید کر پایا تھا، ورنہ ارادہ تو جان سے مار دینے کا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ بیٹا ہے تمہارا؟ چودھری نے ایک نظر سرخ چہرے پر ہونک بنے ہاتھ رکھے فیضان خان کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے مغل کو بازوؤں سے تھاما تھا، جو بے تحاشا غصے سے لال بھبھوکا ہوا اسے مارنے کو دوڑ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے چودھری، یہ نالائق اسی قابل ہے، اسے جان سے مار کر ہی یہ وبال ختم ہوگا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تم یوں غصے میں ہو؟ چودھری خود ابھی کھیتوں میں کام کروا رہا تھا کہ اچانک سے فیضان کی کال آئی تھی۔ اس نے اسے جلد پہنچنے کا کہا تھا۔ فیضان ابھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا، جہاں وہ غصے سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم اس کمینے سے پوچھو کہ کیا کیا ہے اس نے؟ ارے میں تو بتانا ہی بھول گیا کہ مبارک ہو تجھے چودھری، مبارک ہو۔ وہ غصے سے بھرا پاگل دکھ رہا تھا۔ کیسی مبارک؟ چودھری کے ساتھ فیضان خان نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تیرا دوست شادی کے اتنے سال بعد باپ بننے والا ہے، مبارک ہو تجھے۔ فیضان کے سینے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے وہ ایک دم غراتے ہوئے بولا تھا، جو حیرت سے گنگ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ فیضان خان نے سنتے ہی نفی کی تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ خود ہی تو اپنے ہاتھوں سے دوا دیتا تھا لا کر، بھلا کیسے ممکن تھا یہ سب؟ کیوں ممکن نہیں؟ کیا وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا تھا؟ اور پھر تیرے سسرال والے جو فخر سے اترا رہے تھے کہ اتنے سالوں بعد ان کے گھر میں فیضان کی خوشی گونجے گی، اس کا بچہ آئے گا، اس کے گریبان سے جھنجھوڑتے وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے بولا تھا کہ فیضان نے مٹھیوں کو سختی سے بھینچا، جن کی وجہ سے میرا سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، اب ان کی بیٹی ہی میرے گھر کو وارث دے گی۔ تف ہے تم پر فیضان مغل، تم نے میری اتنے سالوں کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، اور اوپر سے یہ اس کی دوسری بہن کا عاشق بنا کتوں کی طرح اس کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ کیا بھول گئے اپنے انتقام کو جو تم یوں دیوانے ہوئے مرے جا رہے ہو؟ کیا ہے اس لڑکی میں ایسا جو تم اپنے وقار تک کو بھول چکے ہو؟ یاد ہے نا تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تم خان حویلی کے ہر چراغ کو بجھاؤ گے، ان کی نسل کے خاتمہ کرنے پر میرا ساتھ دو گے۔ کیا اتنی کمزور ہے تمہاری قسم، یا پھر تم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہو؟ صاف صاف بتا دو، میں آج ہی رخسانہ بہو کو بلا لیتا ہوں۔ الفاظ کا تماچا اس کے منہ پر مارتے وہ پل بھر میں اسے سرخ کر گئے۔ وہ شرمندہ سا ہوتا نظریں جھکا گیا۔ الفاظ کا تماچا اس کے منہ پر مارتے وہ پل بھر میں اسے سرخ کر گئے تھے۔ وہ شرمندہ سا ہوتا نظریں جھکا گیا۔ بابا جان سرکار معاف کر دیں، میں خود اس پاگل عورت کو اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتا رہا ہوں، مگر پھر نہ جانے کیسے یہ سب کچھ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، میں ہی ان سب کا قصوروار ہوں، اور اب میں ہی ٹھیک کروں گا اس سب کو۔ مجھے یاد ہے اپنا مقصد، کچھ نہیں بھولا میں، مگر ریشمے کو میں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا، اسے چاہے آپ میری ضد کہہ لیں یا پھر کچھ ہو۔ وہ نظریں جھکائے اعتراف جرم کر گیا، جبکہ چودھری نے ایک نظر مغل کو دیکھ کر آنکھیں سکوڑی، جو اب خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اب بھی اس لڑکی کی پڑی ہے؟ دبے دبے غصے میں وہ سرد لہجے میں بولا۔ اگر آپ بلاتے نا تو آج اس وقت وہ میرے پاس ہوتی، بابا اسفندیار کو گولی ماری۔ اگر آپ نہ بلاتے تو آج اس وقت وہ میرے پاس ہوتی بابا، اس اسفندیار کو گولی ماری ہے میں نے، ہو سکتا ہے مر چکا ہو وہ، اگر وہ نہ مرا ہوا تو میں اسے اب پھر مار ڈالوں گا۔
उसने निकाह कर लिया मेरी रेशमे से, वो मेरी है। जब इज़मार को नहीं मिलने दिया तो असफंदयार कैसे हासिल कर सकता है उसे? उसने निकाह कर लिया मेरी रेशमे से, वो मेरी है। जब इज़मार को नहीं मिलने दिया तो असफंदयार कैसे हासिल कर सकता है उसे? उसके लहजे में अजीब सी वहशत, पागलपन सा दिखाई दे रहा था कि मुगल ने भवें उचकाते हुए उसे घूरा। सब्र करो फिर, अगर यही चाहते हो तो। फ़िलहाल तमाशा देखने का वक्त है। अगर निकाह हुआ है तो शोर शराबा भी तो करना चाहिए। अब यूं आखिरी मोड़ पर उनका आमने सामने होते लड़ना कहीं सारे बने बनाए मंसूबे पे पानी ना फिर जाता। सही कहा, अब धमाका तो होगा ही। आखिर को निकाह जो हुआ है। अब की बार दोनों ने ही मुस्कुराते पुरसोच लहजे में कहा। डोर खोलते वो उसे हिदायत देने लगा जो आंखें छोटी किए उसे ही देख रही थी। बाद में देख लेना, मालूम है आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा हूँ। अपने जेल से सेट बालों में हाथ चलाते वो शरारत समोए लहजे में बोलते। अंदर हटाते दरवाज़ा लॉक कर गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया। सुरमई कलर के कपड़ों में मलबूस, उसी कलर के दुपट्टे को सर पर सलीके से ओढ़े, वो काजल से लबरेज अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करती नाक के नथने फुलाए उसे गुस्से से देखकर बोली, हिम्मत की बात तो तुम छोड़ ही दो, वो मुझ में बहुत है। बस आगे आगे देखो होता है क्या। उसकी काली गहरे काजल से लबरेज आंखों में देख वो धड़कते दिल से उसके उतार चढ़ाव को अजबर करता उसकी जानिब झुकते मध्यम मगर गंभीर लहजे में बोला कि वो मुठियां भींचते रुख मोड़ गई। अब ये भी नहीं कहा कि खामोश हो जाओ। नजरें चारों ओर वीरान सड़क पर दौड़ाए वो सामने एक जानिब कच्चे रास्ते को देखने लगा। मेरा तुम्हारे साथ मरने का कोई इरादा नहीं, अकेले ही चले जाओ, उतारो मुझे यहाँ। एहान उसे बाहर की जानिब देखता पाते उसके बाजू से खींचते उसने रुख उसका अपनी जानिब किया। मोहब्बत करने की हिम्मत है मगर एक साथ जी मर नहीं सकती तुम। उसकी आंखों में अपनी शरारत से लबरेज नीली आंखें गाड़ते वो एकदम से गाड़ी स्टार्ट कर गया। इलाज करवाओ अपना, मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखती वो कंधे उचका गई। उतरो, हमें वापस भी आना है जल्द। उसकी बात को नज़रअंदाज किए वो गाड़ी रोकते बोला, कहाँ उतरूं? पहले ये तो बताओ कि लाई कहाँ हो मुझे। अलीशा ने गुस्से से उसे घूरा जो बिना बताए उसे इमरजेंसी का कहते साथ लाया था। और इन सब बातों को छोड़ो, मालूम पड़ ही जाएगा तुम्हें। वैसे कोई अच्छा सा नाम ही सजेस्ट करो बेबी बॉय और गर्ल के। वो उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट पर अपनी उंगली घुमाते बोला, क्यों बाप बनने वाले हो? उसे मशकूक नज़रों से घूरते वो आंखें छोटी किए उसे देखे गई जो मध्यम सा मुस्कुराया था। आहा, ये हसरत जाने कब पूरी हो मेरी। तुम मान जाओ तो शायद वो जो ऊपर बैठे मेरी जान को रो रहे हैं उन्हें भी नीचे ले आऊं, वरना सच्ची कानों में दर्द होने लगा है। रोज़ रात को ची ची करते हैं ख्वाब में, अब तो दुखने लगे हैं कान मेरे। तुमसे इसी बात की उम्मीद थी मुझे, लोफर लफंगे। उसकी बेबाकी से कही बात पर वो पल भर में सुर्ख हुई थी और झटके से हाथ छुड़वाती वो नीचे उतरने लगी कि एहान ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। वो बमुश्किल उसके कंधे को थामती फासला बनाने लगी। साल हो गया है यार, कब तक तड़पाओगी? कहो तो मैं बात करूं असफंद यार से। अब तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन होता जा रहा है मेरे लिए। अपने बाएं हाथ की उंगली से उसके बालों की लट लपेटते वो इल्तजाया गंभीर मिन्नत भरे लहजे में बोला था कि पल भर के अलीशे ने भी धड़कते हुए दिल से उसकी जानिब देखा जो आंखों में ढेरों दीप जलाए उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। एहान, तुम देख तो रहे हो सब अपनी आंखों से। ऐसे हालात में ये सब कुछ ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो प्लीज़। उसकी शिकवा करती निगाहों में छुपे सवालात वो उसके हाथ को थाम गई, जबकि एहान ने बेबस नज़रों से उसे देखा। मेरा ज़ब्त अगर जवाब दे गया ना तो याद रखना, फिर मेरी मोहब्बत भी मुझे नहीं रोक पाएगी। उसके झुके चेहरे को हाथ से ऊपर करते वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते, शिद्दत ज़ब्त से लब दांतों तले कुचलते, एकदम से खफगी समोए उसे छोड़ते गाड़ी से उतरा था कि उसकी बेरुखी पर वो तड़पती झट से गाड़ी से उतरते उसके पीछे हुई। एहान प्लीज़ नाराज़ मत हो। उसकी चौड़ी पुश को देखती वो मिन्नत करने लगी, मगर मुकाबिल ने भी ठाना हुआ था कैसे इतनी जल्दी उसे माफ़ कर देता। अच्छा, अजलान, अफ़ान, आयशा, अंबर, ये सब नाम कैसे हैं? मुझे तो बहुत पसंद है। वो जानती थी वो बहुत खुश था अपने भाई के लिए।
जभी तो उससे आने वाले बेबी के लिए अच्छे से नाम पूछ रहा था। एहान सुनो ना, ज़रूरत नहीं, जिनका बेबी होगा वो खुद ही रख लेंगे नाम भी। वो फ़ौरन से उसे टोकते हुए बोला था कि अलीशे ने बस बेबस सी नज़रों से उसे घूरा था। डोर खोलते वो उसे हिदायत देने लगा। जो आंखें छोटी किए उसे ही देख रही थी। बाद में देख लेना, मालूम है। वो फ़ौरन से उसे टोकते हुए बोला था कि अलीशे ने बेबस सी नज़रों से उसे देखा। एहान, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम फिर भी हर बार ऐसा ही करते हो। कहते हुए उसका लहजा भीगा हुआ सा था कि मुकाबिल के कदम थम गए थे। उसके लहजे का भीगापन उसे रुकने पर मजबूर कर गया। चाहती क्या हो तुम आखिर मुझसे? ना पास आने देती हो और ना ही तुम दूरी बर्दाश्त करती हो, और ना ही तुमसे दूरी ये दिल बर्दाश्त करता है। क्या करूं मैं? उसे बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ते हुए वो उस वक्त कोई और ही एहान लगा था उसे, जो अपनी मोहब्बत की बेरुखी पर जाने कितना बेबस हो, तड़पा हो। इंतज़ार, बस थोड़ा सा इंतज़ार एहान, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम लाला से बात कर लेना। उसकी आंखों की सुर्खी पर अलीशे का दिल थम सा गया था। पल भर को दिल ने बगावत करना चाही, मगर वो जानती थी कि इसके बाद रिहाई नामुमकिन थी। और इस इंतज़ार के दौरान अगर कोई और आन पहुंचा तो फिर क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? उसके पास अपनी बेबसी, अपनी बेचैनी की अपनी वजह थी। यूं ही तो वो रातों को बेचैन नहीं रहता था। उसके दूर होने का डर उसे कहाँ सुकून से जीने दे रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा एहान, और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे भाई खुद लाला को मना लेंगे। तुम मुझे डराओ मत। एहान की बात पर उसका नन्हा सा दिल पल भर को थमा था, मगर फिर वो हिम्मत करते उसे याद दिलाने लगी, जो सुनते तल्खी से मुस्कुराया। एक बात याद रखना अलीशे, अब तुम मुझे उस इर्तज़ा के पास कभी नज़र मत आना। मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और से बात तक करो, और तुम जानती हो तुम क्या हो मेरे लिए। उसे खुद से लगाए वो आंखें मूंदे मदहोशी के से आलम में बोला था, जबकि अलीशे उसकी जुर्रत पर अपने खौफ से फड़फड़ाते दिल से आगे पीछे देखने लगी। पकड़े जाने का डर, किसी के देख लेने का डर, क्या क्या नहीं था उसके दिल में। ओके ना, अब पक्का नहीं मिलूंगी मैं उससे, अब तो छोड़ दो, कोई आ जाएगा। जबकि एहान उसे दबोचते गाड़ी की जानिब बढ़ा। एहान, क्या कर रहे हो? हमें शानजे का एडमिशन। शट अप। तुम्हें सच में मेरी कोई परवाह नहीं अलीशे एहान मिर्ज़ा। तुम हर बार मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाती हो। तुम्हें अपने लाला का डर है। तुम्हें अभी रुखसती नहीं करवानी। तुम्हें हवेली वालों का डर है। मुझसे अनजान बनते रहना है। तुम्हें लोगों का डर है। तुम्हें मेरे वजूद से दूरी बनाए रखना है। कभी सोचा है मेरे बारे में? उसकी आंखों से लपकते जज्बात, अलीशे की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट डोरी। वो थूक निगलते एकदम से बैक सीट से उठी थी और पाँव का जोर लगाकर एहान को पीछे करने लगी। एहान, ये सब गलत है, प्लीज़ नो। वो भीगे चेहरे से मुतवर्रम आंखों से उसे देखने लगी कि एहान का कफ लिंक्स खोलता हाथ थमा था। रिलैक्स यार, क्या इतना गिरा हुआ समझ रखा है मुझे? वो उसके बालों पर लब रखते शिकवा करता उसका दिल चीर गया। एहान, लाला ने कहा था किसी को भी इस बारे में पता ना चले, इसीलिए मैंने आपसे ऐसा रवैया रखा। आप मुझे हर बार क्यों गलत समझते हैं? वो रोती हुई बोली, जबकि एहान ने समझते हुए आंखें मूंदी। सही तो कह रही थी वो, मगर वो क्या करता अपने इस बेलगाम दिल का, अपने उन जज्बात का। वो आई नो मैं थोड़ा रूड हो गया था, सॉरी, अब नहीं होगा। वो उसके चेहरे को थाम कर आंसू साफ करने लगा। गहरे डीप सुर्ख रंग के घुटनों से नीचे जाते खूबसूरत से कुर्ते में, पाँव में एक नफीस काले रंग की चप्पल पहने, वो हाथ में थामे काजल को घूर रही थी। एक चोर नज़र बंद दरवाजे पर डालती वो हल्की सी लकीर खींचते लिप ग्लोस को देख रही थी। जारून की मायनी खेज नज़रें उसे अब तक खुद पर महसूस हो रही थी। वो आंखें बंद करते गहरा सांस भरते खुद को पुरसकून करने लगी। वो चुपके से नज़रें बचाए ग्लोव्स होंठों पर लगाए खुद को आईने में देखकर एकदम से झींप गई। बहुत खूबसूरत हो तुम सोहा। उसकी गंभीर सरगोशी उसे अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। पलकें खुद ब खुद बोझल होते साया फिगन हुई थी। अपनी अबतर धड़कनों को संभालती वो दुपट्टा सलीके से ओढ़ते मुड़ते हुए बेड की जानिब बढ़ी।
मगर अचानक से उसकी फरमाइश याद आते ही दोबारा से ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ी। ड्रॉर खोलते ही वो नोज पिन निकालते देखने लगी, पहनूं या ना। सोचते ही वो लब दांतों तले दबा गई। ज़ारून की गंभीर आवाज़ में की फरमाइश पर वो कपकपाते हाथों से थामते उसे अपनी छोटी सी नाक में डालते मिरर में देखने लगी खुद को। छोटी सी नोज पिन उसके सफ़ेद शफाफ सुर्ख नाक पर हद दर्जा पुरकशिश दिखाई दे रही थी। परी मेरा बच्चा मामा के पास आई। बेसाख्ता नज़रों को खुद पर पाती वो सटपटाते सारा के सामने जाते परी से मुखातिब हुई थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही हो तुम सोहाए। परी को उसकी गोद में देती वो मसनूई मुस्कुराहट सजाए बोली। ज़ारून का चौंकना उसकी आंखों में सोहाए के लिए नज़र आती पसंदीदगी देखकर। पसंदीदगी के जज्बात देखते वो सुलग कर कोयला होने को थी। बस नहीं चल रहा था कि अभी उसे मार कर किस्सा ख़त्म कर देती। ज़ारून सिर्फ मेरा है, उसकी तवज्जो, उसका वक्त, सब कुछ। दिमाग ने हौसला दिया। वो दिल को थपकते खुद पर फ़िलहाल ज़ब्त कर गई। आ जाओ सोहा। अपने पास उसे सोफ़े पर बैठने का इशारा करता वो टेक छोड़ते सीधा हुआ था, जबकि नज़रें मुसलसल उसकी नाक में पहनी नोज़ पिन पर थीं। वो परी के खाने का वक्त हो गया है, मैं इसे सिरिलक खिला लूँ। वो हल्का सा मिनमिनाते हुए इल्तजा करने लगी, जबकि नज़रें हनूज झुकी हुई थी। हाँ तो बुआ करवा देंगी, तुमने भी तो नाश्ता नहीं किया। चलो अब लंच कर लेते हैं एक साथ। वो कहते जगह से उठने लगा था कि सारा ने साथ ही हाथ बढ़ाते उसके हाथ पर हाथ रखा। पल भर को उसकी हिम्मत पर वो चौंका था, मगर फिर झटकते उसने करोफर से उसके हाथ को दूर किया। वो आई एम सॉरी जी, एक्चुअली हमने अभी कहीं जाना था, तुम भूल गए। उसके चेहरे पर फैलती नागवारी के तासुरात को देखकर वो उसे याद करवाने लगी। ज़ारून के माथे पर बल नमूदार हुए थे, जबकि सोहाई ने तेज़ होती धड़कनों से उसे देखा। उसे यकीन था कि वो इनकार करेगा। दिल पुरसकून था, मगर बेचैनी थी उसके जवाब की। वो उसके लिए ही तो नहीं गया था आज। उसने कहा था कि वो पूरा दिन एक साथ स्पेंड करेंगे। वो उसे बाहर लेकर जाएगा, परी और उसके साथ सारा वक्त गुजारेगा। उसे यकीन था कि वो नहीं जाएगा उसे छोड़कर। ओके हम चलते हैं, तुम रेडी हो जाओ। पल भर को सोचते वो सारा को देखते संजीदगी से बोला था, मैं चेंज करके आती हूँ। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाए वो झट से उठी थी। ज़ारून ने बेबस सी नज़रें उठाईं, मगर मुकाबिल की पानी से भरी शरबती आंखें और अपने लिए झलकती उनमें बदगुमानी देखकर वो तड़पते उसे पुकार उठा था। वो बिना उसकी सुने भागते हुए अपने रूम में आई थी और परी को बेड पर डाले वो ठा से बाथरूम के दरवाजे को बंद कर गई। सोहा ओपन द डोर यार। बेचैनी से दरवाज़ा खटखटाते वो लब भींच गया। उसकी मजबूरी थी जाना, वरना वो खुद कभी भी ना जाता उसे यूं छोड़कर। सोहा बाहर आओ, मेरी बात तो सुनो। बेबसी से बंद दरवाजे को देखते वो मुट्ठियां भींचते बोला। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी वो उसकी सिसकियों को सुन रहा था। ज़ारून आप जाएं, मुझे नहीं बात करनी आपसे। कितना मान था उसे कि वो उसे छोड़कर कितना मान था उसे कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। पल भर में सारा गरूर मान राख हुआ था। कितना बेहिस था वो शख्स। खुद ही उसने मान की डोर थमाई थी और अब खुद ही उसे तोड़ चुका था। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, जाएं यहाँ से आप। वो चेहरा घुटनों में छुपाती एकदम से चीखते बोली कि ज़ारून ने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींचते खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाए। बस नहीं था कि अभी उसे निकालते झंझोड़ देता। तैश में अपना हाथ ज़ोर से दरवाजे पर मारते वो धाड़ते हुए रूम से निकल चला था। I'll see you tonight, remember that words। जाएं उस भूतनी के साथ, मेरी कौन सी आपको परवाह है कोई। वो सुनती एकदम से जलते दिल से बोली थी। क्यों उसे कभी मुकम्मल खुशी मयस्सर नहीं हो पाई। एक आखिरी सवाल उसके दिमाग में आते ही दिल में टीस सी उठी थी। अपने गालों पर बहते आंसुओं को रगड़ते वो मिरर के सामने जाते खुद को देखने लगी। सुर्ख होती आंखों में भरे आंसू, थोड़ी देर पहले आंखों का रौनक बना काजल, अब बिखरते उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ चुका था। उसे फिर से खुद पर गुस्सा आया। क्यों की थी इतनी तैयारी आखिर। मैं कभी बात नहीं करूँगी आपसे ज़ारून, कभी भी नहीं। आईने में नज़र आते अपने धुले चेहरे के अक्स को घूरते वो कड़े दिल से अपना आखिरी फैसला ले चुकी थी। कैसी तबीयत है अब आपकी बरखुरदार। अब रेशम के सर पर हाथ रखते वो नर्म निगाहों से असफंद यार की जानिब देखते हुए बोले थे।
अब ठीक हूँ। उलझते अपने सामने एक सोबर उधेड़ उम्र के शख्स को काले लिबास में देखता वो आराम से बोलते अब्र की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो पीछे एक जानिब खड़ी उस छोटे से कमरे को घूर रही थी। जख्म गहरा है, ख्याल करना। मेज़ पर पड़ी दूसरी पट्टी को देखते वो समझ चुके थे कि अब रेशम पट्टी तब्दील कर चुकी थी। वो अब रेशम की छोड़ी जगह संभालते अब उसके कंधे पर मुआयना कर रहे थे। जी शुक्रिया आपका, आपने इस बुरे वक्त में हमारी मदद की। वो दिल से ममनून हुआ था। अगर वो बर वक्त ना आते तो अल्लाह जाने क्या होता। अगर वो बर वक्त ना आते तो अल्लाह जाने क्या होता। बहादुर दिखते हो। खैर, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उसकी आंखों को बगौर देखते वो नरमी से बोले। दयार ने उन्हें चौंकते देखा। उनकी बूढ़ी आंखें ज़माना शनास लगी थी उन्हें। वो मुस्कुराते सर झटक गया। दरअसल मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्या हम जा सकते हैं अभी वापस? बेड के पास खड़ी रेशमे को देखता वो संजीदगी से मुद्दे पर आया था। वापस जाना भी ज़रूरी था। पहले ज़ख्म भरने दो, आगे ही बच्ची इतना रोई है। पहले इस काबिल हो जाओ कि अगर रास्ते में खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत पड़ जाए तो तुम अपना और अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ कर सको। बेड पर धरे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते वो उसे बहुत कुछ बावर करवा गए थे। दयार ने नज़रें झुकाए महज तायद में सर को खफीफ सी जुम्बिश दी। बेटा जाओ ज़रा अपनी आंटी को थोड़ी मदद करवा दो, खाना बना रही हैं वो। रेशमे की जानिब बगौर देखते वो नरमी से बोले। वो सुनती दयार को देखने लगी। मैं जाऊं? अभी थोड़ी देर पहले उसका गुस्सा याद था उसे। वो हल्की सी सरगोशी नुमा आवाज़ में होंठ हिलाते बोली कि वो सुनते करते इजाज़त दे गया। आओ बेटा, ज़रा मुझे गोश्त निकाल दो। रेशमे को आता देख वो मुस्कुराते हुए बोली थी कि वो आगे बढ़ती। गोश्त फ्रिज से निकालते उनके पास गई। लकड़ी से बना ये छोटा सा किचन, जिसके एक जानिब कुर्सियां सेट की गई थीं, शेल्फ में लगा सामान, ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ उस किचन में मौजूद थी। वो 27 से सब देखने लगी। तुम्हें ये सब पसंद आया? गोश्त एक बड़े से डोंगे में निकालते वो मुस्कुराते बोली। बहुत अच्छा है ये सब आंटी। मतलब कि कितना सुकून है यहाँ। दुनिया से अलग एक अलग जहान, जहाँ किसी की कोई ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी सुकून से कट जाए। वो खोए से अंदाज में प्लेट साफ़ करते हुए बोली कि उन्होंने मुस्कुरा कर उसे देखा। ज़िंदगी चाहे जहाँ भी गुजारो, मगर शोहर का साथ ज़िंदगी को जन्नत बना देता है बेटा। उसकी बात को सुनते वो मुस्कुराई थी, जबकि वो सोच में पड़ गई। क्या वो असफंदयार के साथ ज़िंदगी गुजारेगी? क्या वाकई वो उसे छोड़ देगी? कल इज़मार खान की बेवा कहलाने वाली आज असफंद यार खान की बीवी थी। कितनी तल्ख थी ज़िंदगी। क्या ऐसी ही थी ज़िंदगी, या सिर्फ उसी की ज़िंदगी ऐसी थी? क्या शोहर के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती आंटी? ऐसा मत कहो बेटा। अपने सर का साहिबान, एक शोहर ही तो सब कुछ होता है अपनी बीवी के लिए। अपने सर का साहिबान, एक शोहर ही औरत का सब कुछ होता है। वो है तो बीवी है, वरना तो अपनी औलाद भी आजकल के दौर में नहीं पूछती। गोश्त भूनते वो चौंकते उसके सवाल पर उसे देखते बोली, जो अब बगौर उन्हें देख रही थी। क्या हुआ, परेशान हो तुम? उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखती वो अपनाइयत से बोली, क्या शोहर की फर्माबरदारी हर औरत पर लाजिम है? असफंद यार को कहे अपने अल्फाज याद आए थे उसे। उसने तो उसे मरने की बद्दुआ दी थी। चाहे जो भी था, वो उसकी बीवी थी। अब अगर एक शोहर अपनी बीवी से राज़ी है तो समझ लो खुदा राज़ी है। इस दुनिया में सबसे पहले यही रिश्ता तो उस्तवार हुआ है बेटा। और अगर मियाँ बीवी के बीच कभी कोई अनबन हो जाए तो कभी किसी तीसरे को इसकी भिनक नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि खुद ही से सुलह कर लेनी चाहिए। वो एक एक बात ध्यान और तवज्जो से सुन रही थी। उसे याद था कि अक्सर इज़मार को नाराज़ कर देती थी वो, मगर कभी उसने खुद से मनाया भी नहीं था उसे। वो खुद ही उसे राज़ी होता था, वो खुद ही उससे राज़ी हो जाता था। तब भी वो नखरे दिखाती थी। ऐसा नहीं था, उसे मालूम नहीं था, मगर इस बाबत कभी इतनी गहराई से जानने का मौका ही नहीं मिला था। और अब जब से असफंद यार को गोली लगी थी, उसे अपना कसूर लग रहा था, अपना आप कसूरवार लग रहा था। क्या तुम दोनों नाराज़ हो आपस में? आंच बंद करते वो हाथ धोते उसके पास आई थी, जो खला को घूर रही थी। अपने कंधे पर उनके हाथ को महसूस करते वो झटके से सीधी हुई थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था।
नज़रें झुकाए वो साफ मुकर गई, जबकि वो गहरा मुस्कुराते सर हिला गई। बर्तन किचन में रखती वो अंदर आई थी, जहाँ सामने ही वो हाथ चेहरे पर रखे, एक बाजू पर हुई पट्टी की वजह से एक जानिब तकिए के ऊपर हाथ टिका के लेटा था। कमरे की बेमानी खामोशी में दोनों नफूस खामोश मगर लापरवाह नहीं थे। वो दुपट्टा हाथ पे लपेटे पलंग पर आई थी। शौहर मुहाफिज होता है, उनका कहा जुमला कानों में गूंजा था। वो चप्पल उतारे पलंग पर एक जानिब हुई। वो जाग रहा था, वो महसूस कर सकती थी, मगर फिर भी दिल कड़ा किए वो एक कोने से लगे लेटी थी। रुख दूसरी जानिब था। उलझे हुए हो मियाँ? उलझा हुआ नहीं, बेबस हूँ बस। नज़रें झुकी हुई थी, जबकि वो उसकी आंखों में झलकती बेबसी पड़ चुके थे। शौहर हो ना? बंद कमरे को देख वो मध्यम सा बोले थे। नहीं, मुहाफिज हूँ, अमानतदार हूँ मैं। लब भींचते वो जब से मुठियाँ भींचते बोला। सच ही तो था, वो मुहाफिज था, किसी की अमानत का मुहाफिज। वो शौहर तो नहीं था। पहले शौहर तो बन जाओ। मुहाफिज को ही शौहर कहते हैं। उसकी बेबसी, आंखों की सुर्खी, वो खफीफ सा मुस्कुराए। नहीं कर सकता, इतना ज़ब्त नहीं है मुझ में। वो अयां कर रहा था खुद को। शायद वो जान चुका था कि मुकाबिल उसके अंदर तक से वाकिफ था। जब भी वो अपना कुर्ब बयान करने लगा, अगर ज़ब्त नहीं था तो फिर कैसे इस दर्जे पर बिठाया खुद को। मैं दगाबाज नहीं बन सकता, ये कहते उसकी आंखों में इज़मार खान को याद करते नमी उतरी थी। वो कैसे उसकी अमानत पर डाका डालता। उसने तो उसको महफूज करने के लिए अपने नाम किया था। क्या यूं ही ज़िंदगी बसर करोगे फिर, या फिर छोड़ दोगे उसे? नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं उसे। पहलू बदलते वो मजबूत लहजे में बोला कि वो मुस्कुराकर उसकी जानिब देखने लगे। तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखते वो राह दिखाने लगे। असफंदियार का दिल जोरों से धड़का था। वो नहीं भूल पाएगी उसे। कहते उसकी आंखों में गज़ब की सुर्खी थी, जबकि लहजे में दर्द की किरचियाँ थी, जैसे वो बखूबी वाकिफ था मुकाबिल के दिल से। तो तुम किस मर्ज़ की दवा हो? कोशिश करो। निकाह में तो रब ने बहुत ताकत रखी है। ये मुक़द्दस रिश्ता जुड़ते ही दिलों के हाल बदल जाते हैं। झटके से एक पल में ख्याल टूटा था। हाथ चेहरे से हटाते वो कमरे को देखने लगा। अपने दाएं जानिब लेटे वजूद पर नज़रें पड़ी। वो सोच में पड़ा। पल भर सोचते वो गहरा सांस लिए फैसला कर गया था।